हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने क्रोचे के जीवन परिचय में उनकी जीवन तिथि एवं स्थान का अध्ययन किया है। वह आत्मवादी दार्शनिक थे। फिर हमने उनके अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें उन्होंने कला में कल्पना को महत्व दिया है कि अपने विचारों को प्रकट करने का आसान तरीका कल्पना है। और अब हम आज करेंगे उससे आगे। क्रोचे की दृष्टि में कला का क्षेत्र संपूर्ण मानव जीवन है और सत्य तो यह है कि मानव जीवन का कोई भी पक्ष किसी कलात्मक कृति के लिए उपयुक्त विषय हो सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि विषय की दृष्टि से किसी कृति की श्रेष्ठता का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि श्रेष्ठता का बोध कलाकार की उस अंतर्दृष्टि द्वारा होता है कि जिसको वह अपनी कला में अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार क्रोचे विषयगत एक रूपता को ही महत्व प्रदान करता है और कलात्मक श्रेष्ठता का निर्धारण विषय के आधार पर न मानकर कल्पनात्मक अभिव्यंजना के आधार पर मानना युक्ति संगत अर्थात तरतीब अनुसार युक्ति संगत समझता है। आंगल यानी कि अंग्रेजी के आंगल आलोचक हेनरी स्कॉट जेम्स क्रोचे के अभिव्यंजनावाद संबंधी विचारों से सहमत नहीं है और उसका कहना है कि क्रोचे द्वारा निर्मित भवन आधार रहित है और क्रोचे कला के संबंध में लिखते समय कलाकार से परामर्श लेना भूल गया, अन्यथा उसे ज्ञात हो जाता कि कला का संपूर्ण कवि संसार को कुछ संदेश देना है और वह ये कि इस सृष्टि में कोई सुंदर वस्तु आवश्यक होगी। इसी प्रकार उसने ये भी कहा है कि क्रोचे का कवि किसी भाषा का प्रयोग नहीं करता और अधिक से अधिक उसका भाषण स्वगत अर्थात अपने आप को उसका भाषण स्वगत कथन ही है तथा कला संबंधी उसकी विचारधारा भी अपूर्ण है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का तात्विक विश्लेषण करते समय विचारक ये भी कहते हैं कि कला में अभिव्यक्ति को हमेशा उसकी प्रक्रिया के एक प्रमुख तत्व और अभिव्यंजना को कार्य एक मुख्य तत्व माना जाता है। सामान्यतः शास्त्रवादी काव्य शास्त्र में अभिव्यंजना को आकार या रचना से कम महत्व प्रदान किया गया है, परंतु सौंदर्य शास्त्रियों ने अभिव्यंजना के महत्व पर बहुत अधिक जोर दिया है। 20वीं शताब्दी में क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद पर जोर देते हुए ये मत प्रकट किया है कि अभिव्यक्ति एक ललित कला परस्पर मिलते जुलते हैं और प्राय समस्त ललित कलाएं अभिव्यक्त हैं तथा संपूर्ण अभिव्यक्ति ललित कला है। क्रोचे के इस अभिव्यंजना की तुलना प्रसिद्ध भारतीय विचारक कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से भी की जाती है और आलोचक कहते हैं कि दोनों ही आचार्य कलावादी हैं तथा काव्य की आत्मा अभिव्यंजना को मानते हैं। काव्य में कवि व्यापार को ही प्रधानता देकर देश काल एवं युग सत्य की अवहेलना करते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुंतक एवं क्रोचे ने साम्य अर्थात समता या तुल्यता की उपेक्षा वैषम्य अर्थात विभिन्नता अधिक है और क्रोचे के साहित्य का विवेचन प्रासंगिक रूप से किया गया है तथा एक साहित्यिक मर्मज्ञ अर्थात जानकार की अपेक्षा उसे दार्शनिक मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है। ठीक उसके विपरीत कुंतक विशुद्ध काव्य शास्त्री है और उसने काव्य शास्त्र का जितना विशुद्ध विवेचन किया है उतना क्रोचे ने नहीं किया। धन्यवाद।